हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स का आगे का पार्ट करेंगे। इससे पहले 2 वीडियोस आ चुकी हैं। हमने इससे पहले मैटर के इंट्रोडक्शन से लेकर के उसके लिक्विड स्टेट के प्रॉपर्टीज़ तक हमने कवर कर लिया। उन वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या हमारे प्ले लिस्ट पर भी मिल जाएगा। अब उनको पहले देख लीजिए, फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं ताकि चीज़ें अच्छे समझ में आए, एक फ्लो बन सके, सारे चैप्टर का एक मेंटल डायग्राम बन सके। चलिए तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है गैसेस स्टेट के बारे में। ठीक है, गैस स्टेट हम जानते हैं कि मैटर के जो है टोटल 3 स्टेट है मेजरली, 2 स्टेट और होते हैं, 3 स्टेट मेजरली हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक, तो अभी के वीडियो में हम गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, गैस के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर गैसियस स्टेट में क्या प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, उनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दूसरी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहली बात लिखी हुई इसमें कि गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। ठीक, गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल बताया था। कॉम्प्रेस है, कॉम्प्रेस मतलब दबाना, तो गैस को हम दबा सकते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा दब सकते हैं, कॉम्प्रेस किया जा सकता है बहुत ज़्यादा, एट ए ग्रेट एक्सटेंट गैसों को दबाया जा सकता है। ठीक, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, जो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में है उसके कंपैरिजन में गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। हमने देखा था कि जो सॉलिड्स होते हैं उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी कि लगभग न के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होती है। जैसे आपको एक ईंट दी जाए, ब्रिक, इफ़ यू आर गिवन अ ब्रिक एंड आस्क्ड टू कंप्रेस इट, इट विल हार्डली चेंज इट शेप एंड यू वांट टू बी एबल टू कंप्रेस इट एनी फर्दर। दिस इज द थिंग, मतलब उसमें नेग्लिजिबल कंप्रेशन होता है, लेकिन लिक्विड में थोड़ी बहुत कंप्रेशन होती है, सॉलिड से ज़्यादा होती है। और वहीं गैस में जो है, गैस स्टेट में, मैटर गैसेस स्टेट में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। ठीक, यही रीज़न है कि लिखा हुआ है कि द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो LPG जो हमारे घरों में यूज़ होता है, सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई हॉस्पिटल्स। अब लाइक इसमें देखिए, जो हम LPG गैस यूज़ करते हैं अपने घरों में, ठीक, लिक्विफाइड, देखिए लिक्विड हो गया, लिक्विड मतलब होता है कोई भी चीज़ लिक्विड, और लिक्विफाई यानी कि किसी को लिक्विड बनाना, लिक्विफाई कहेंगे, और इसी में ED लगा देंगे तो ये हो जाएगा लिक्विड बनाया हुआ, लिक्विफाइड। लिक्विड मतलब लिक्विड हो गया कोई भी चीज़ पानी की तरह, लिक्विफाई मतलब किसी भी चीज़ को पानी की तरह बनाना, वो लिक्विफाई हो गया। ठीक, जैसे कि छोटे बच्चे का जो है दवा आता है पाउडर वाला, उसमें हम गर्म पानी मिला कर कैसे बनाते हैं, तो उसको भी हम लिक्विफाई करना कहेंगे। तो लिक्विफाई मतलब उसको लिक्विड बनाना, वो पहले लिक्विड नहीं था, हमने उसको लिक्विड बनाया, और लिक्विफाइड यानी कि लिक्विड बनाया गया। तो कहा गया था कि ये जो गैसेज हैं ना, ये गैसेज हैं, जो घर में हम खाना बनाएं उसको गैस बोलते हैं, लेकिन अगर आप सिलेंडर को लेकर के हिलाओगे तो सॉरी पानी की तरह लगेगा, मतलब कि वो उसके अंदर लिक्विड बना हुआ है, तो वो लिक्विड था नहीं, वो गैस था, उसको लिक्विड बनाई गया। कैसे बनाई गया वो देखेंगे। उसकी बात हो रही है कि LPG सिलेंडर जो हो गया, इसी तरह एक हरी वाली गाड़ी आती है ऑटो टैक्सी, ठीक, उसमें भी CNG गैस का यूज़ होता है, मतलब वो पेट्रोल से भी चलते हैं लेकिन उसमें CNG का भी यूज़ होता है, वो हो गया। और जो हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं ऑक्सीजन के, जो कि बच्चों को या पेशेंट को लगाया जाता है, उनमें भी गैसेज ही भरी होती है, लेकिन अब उनको भी हम हिला करके देखेंगे तो उसमें पानी की तरह लगेगा। आपके घर में सिलेंडर होगा, उनको आप हिला करके एक बार देखिए अच्छे से, लगेगा कि अंदर में पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। तो क्यों? क्योंकि वो गैसेज थी, लेकिन उनको हम कंप्रेस कर करके जो है लिक्विड बना दिए, तो इसीलिए इनको लिक्विफाइड कहा गया है। और CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड है यानी कि कॉम्प्रेस किया गया बहुत ज़्यादा। ठीक, अब लिखा हुआ है कि ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कॉम्प्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। अब देखिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। एग्जांपल के तौर पर कि हमको कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन तो गैस है, मान लिया जाए कि बहुत इतना ज़्यादा वॉल्यूम में जो है हमारा ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस है, बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे कि एक 2000 लीटर का टैंक था या 10,000 लीटर का टैंक था या 50,000 लीटर का टैंक था, उसमें ऑक्सीजन था, उतना ऑक्सीजन था, और उतना ही ऑक्सीजन को हमको दूसरी जगह भेजना था, तो उतना भेज तो मुश्किल होगा, उतना बड़ा कैसे ले जा सकता है इंसान। तो हम क्या करते हैं कि उसी को कॉम्प्रेस कर देते हैं। अब कॉम्प्रेस कर देते हैं, उससे क्या होता है देखते हैं। जैसे ये अभी मान लीजिए 1,000 नहीं, 1,00,000 लीटर का ये कोई चीज़ है, ठीक, उसके अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ है, कोई भी गैस भरा हुआ है, तो पूरे में दूर दूर तक पार्टिकल है बहुत ज़्यादा। अब इतने बड़े कंटेनर को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले सकते, हम लोग करते क्या है कि इसका टेम्परेचर एकदम कम करते हैं। ठीक, टेम्परेचर कम करते हैं,
इससे पहले क्लास में हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। और ये भी हमने देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी वैसे वैसे ज़्यादा होती है, यानी कि पार्टिकल्स और तेज़ी से मूव करने लगते हैं। तो इसका उल्टा भी सही होता है, मतलब कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करेंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करेंगे काइनेटिक एनर्जी वैसे वैसे क्या होगी, कम होगी, यानी कि पार्टिकल बहुत उनका स्पीड जो है स्लो होते जाएगा, यानी कि उनके मूवमेंट का स्पीड गिरते जाएगा। जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा उनका स्पीड गिरेगा। अब होता क्या है कि अगर हमको इसको कंप्रेस करना है, यानी ये लिक्विड बनाना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इसका टेम्परेचर को कम करते हैं। ठीक, टेम्परेचर को कम किए। और दूसरा काम हम क्या किए कि इसको दबाएं इन ए सेंस प्रेस किए, कंप्रेस किए। ठीक, इससे हुआ क्या कि पार्टिकल्स और नज़दीक आ गए। ठीक, एक तो ये था कि उनके अंदर का मूवमेंट कम करा दिए हम, टेम्परेचर को कम करा करके, काइनेटिक एनर्जी कम करवा करके। ठीक, टेम्परेचर को कम किए तो उनके बीच का मूवमेंट कम हुआ, पार्टिकल्स का मूवमेंट कम हुआ, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ज़्यादा दूर नहीं मूव कर पा रहे हैं, और अब हम उनको कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब एक तरह से हम दबा रहे हैं। ठीक, तो इससे क्या है कि पार्टिकल्स और नज़दीक आ गए, इतने नज़दीक आ गए ना कि वो लिक्विड में चेंज हो गए। और वो जैसे ही लिक्विड में चेंज होते हैं कि हम उनको बहुत हेवी कंटेनर में, लोहे के बने या स्टील के बने या बहुत हेवी, जो बहुत ज़्यादा हेवी मतलब मजबूत हो, स्ट्रांग हो, उसमें जल्दी से लेकर के बंद करते हैं, सील लगा दिए। आप कभी नहीं देखेंगे कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है या हमारे घर में जो CNG या LPG सिलेंडर आता है वो कमज़ोर है, वो कभी कमज़ोर नहीं था। उसके वॉल्स जो है बहुत हार्ड होते हैं। ठीक, वो उसके मतलब जैसे ये सिलेंडर बना हुआ है तो ये वॉल हो गया इसका, दीवार एक तरह से बाउंड्री, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। अगर मजबूत नहीं हुआ, कमज़ोर हुआ, तो पता है क्या होगा, ये चीज़ जो है, यानी इसके जो पार्टिकल हैं नज़दीक कैसे आए थे, कंप्रेस करने की वजह से और टेम्परेचर को बहुत कम करने की वजह से। ठीक, लेकिन ये तो हुआ था फैक्ट्री में जहाँ पर इसको कंप्रेस किया गया था। अब हमारे घर में आएगा तो टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, 30 डिग्री है, 35 डिग्री है, तो वो तो फिर उसका मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो ऐसा होता है, और ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे होते हैं। जैसे कि ये हमारा सिलेंडर है और इसमें यहाँ पार्टिकल है। अब जब टेम्परेचर बढ़ गया ना तो इसके बीच का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है, और ये बहुत ज़्यादा इस पर फोर्स लगाते हैं, बहुत ज़्यादा इसके दीवार पर फोर्स लगाती है, हमको तोड़ करके निकल जाना है यहाँ से। लेकिन वो वॉल बहुत मजबूत होता है, लोहे का बना होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, सिलेंडर जो होता है वो स्ट्रांग होता है ना। इसी तरह आप देखते होंगे कि जो हॉस्पिटल के भी सिलेंडर होते हैं वो भी बहुत मजबूत होते हैं, तो वो भी इसी तरह इनको ऐसे बांध करके रखी होती है कि नहीं निकलने नहीं देते हैं। इसीलिए जब भी आप देखते हैं कि कहीं पर गैस बरस्ट हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया तो बहुत भयानक बरस्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के रखे हुए होते हैं, और इनको जहाँ भी लीकेज मिल गया कहीं से कि यहाँ पर से लीकेज है, ये पट से फाड़ करके पूरा को निकल जाते हैं। तो इसीलिए गैस जब बरस्ट होता है तो बहुत ज़्यादा तबाही होता है। तो ये है, तो ये समझ गए कि किसी भी गैस को हम टेम्परेचर को कम करके, टेम्परेचर क्यों कम करें? क्योंकि उनके पार्टिकल्स का मूवमेंट कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पार्टिकल के जो है वो नज़दीक आने लगेंगे, और हम कंप्रेस और करेंगे तो और नज़दीक आने लगेंगे। अब और नज़दीक आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। ठीक, ज़्यादा दूर है पार्टिकल्स। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। ज़्यादा दूर है पार्टिकल्स, जैसे मान लिया कि यहाँ है और यहाँ है, तो ये गैस रहेगा। ठीक, अगर ये पार्टिकल थोड़ा नज़दीक आ गया, यहाँ आ गया तो ये लिक्विड बन जाएगा, और पार्टिकल यहाँ आ गया, एकदम नज़दीक आ गया, तब ये बन जाएगा क्या, सॉलिड बन जाएगा। ठीक, जैसे आप LPG गैस का यूज़ करते हैं तो वो पार्टिकल शुरू में ऐसा होता है, फिर उनको फैक्ट्री में टेम्परेचर कम करके और कंप्रेस करके ऐसा बना दिया था, इतना नज़दीक ला दिया जाए पार्टिकल, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, तो फिर वो लिक्विड बन जाते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। जो हम लोग घर में पानी का इस्तेमाल करते हैं उसके पार्टिकल ऐसे होते हैं, इतने दूर। ठीक, और जब हम उनको फ्रिज में रख दिए तो वहाँ पर कंप्रेस तो नहीं हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर इतना कम होता है कि पार्टिकल्स उसके बहुत नज़दीक आ जाते हैं, इतना नज़दीक, तो इससे क्या बन जाता है, वो आइस बन जाता है, यानी कि सॉलिड बन जाता है। ठीक, आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको कि कैसे गैसों को लिक्विफाई किया जाता है, यानी कैसे उनको लिक्विड बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यही बात यहाँ तक लिखी गई है, और फिर हम उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट मतलब था एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को भेजना। ठीक, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी यानी कंप्रेस होने की एबिलिटी, उसी को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ठीक, कंप्रेस्ड यानी कि कंप्रेस किया जा सकता है इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट। वही बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा गैस को ना हम कंप्रेस करके छोटे सिलेंडर बंद करके आसानी से कहीं पर भी हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं यहाँ पे, और वी कम टू नो, एक मिनट, ठीक है, we come to know what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. How does this smell reach us? The particles of the aroma of food mix with the particles of air
स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेस एंड इवन फार्दर अवे। अब इसमें बोल रहा है कि देखिए किचन में कुछ बन रहा होता है ना। वी कम टू नो, यानी हमको पता चलता है। कम टू नो मतलब पता चलना, जैसे आई केम टू नो अबाउट यू, मुझे आपके बारे में पता चला, ठीक है। दे केम टू नो अबाउट द हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल के बारे में पता चला। कम टू नो मतलब पता चलना। तो यहाँ है कि किचन में कुछ बन रहा है, ठीक है, किचन में कुछ बन रहा है, हम वहाँ पर जाए बिना ही पता कर लेते हैं, ठीक। कैसे? तो वही लिखा हुआ है कि होता क्या है, नॉस्ट्रिल मतलब नाक होता है, नॉस्ट्रिल कि जब किचन में कुछ बन रहा होता है, ठीक है, जैसे मान लिया एक सब्जी बन रहा है जैसे, तो सब्जी जब बन रहा होता है, ठीक है, तो इसमें के जो खुशबू होती है, इसकी जो खुशबू होती है, या फ्रेगरेंस कर लीजिए, या कुछ भी कर लीजिए आप, ठीक है, इसका सुगंध कर लीजिए आप, उसके जो पार्टिकल होते हैं, ठीक, वो हवा के साथ मिलते हैं ऐसे ऐसे, यानी ये हवा का पार्टिकल है और ये इसके सब्जी के फ्रेगरेंस यानी कि स्मेल, खुशबू का या सुगंध का पार्टिकल है, ये इससे आपस में मिल जाता है और हम यहाँ बैठे हुए, ये इसी तरह हवा से होते हुए हमारे नाकों तक पहुँच जाता है, ठीक। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उसके पार्टिकल होते हैं सब्जी के या किसी भी चीज़ के, उसके अरोमा का पार्टिकल एयर में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है और फिर वो हमारे नाक तक पहुँच जाता है और इस तरह से हम उसको सूंघ लेते हैं, मतलब पता चल जाता है। Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. अब बोला कि देखिए डिफ्यूज़ का मतलब बताए थे कि डिफ्यूज़ का मतलब होता है कि किसी दो या दो से अलग अलग मैटर का पार्टिकल खुद से मिल जाए, उसको हम डिफ्यूज़ कहना कहते हैं। जैसे कि चीनी आपने लिया 5 चम्मच और 2 जग पानी लिया, एक जगह में चीनी डाल दिया 5 चम्मच, दूसरे में चीनी डाल, एक में मिला दिया उसी टाइम में चम्मच से, तो वो तुरंत मिल जाएगा। लेकिन दूसरे में अगर आपने चीनी रख करके छोड़ दिया 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, तभी वो मिल जाएगा। तो इसी को डिफ्यूज़ होना कहते हैं, जब कोई चीज़ अपने आप किसी भी दूसरे मैटर के पार्टिकल के साथ अच्छे से मिल जाए तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो बोला कि देखिए जो गैस होते हैं ना, गैस जैसे एक गैस ये है और एक गैस ये है, इसका पार्टिकल दूर है, इसका ही पार्टिकल दूर है, तो ये आसानी से एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ कर जाता है, यानी इसका पार्टिकल इसमें, इसका पार्टिकल इसमें आसानी से मिल जाता है, यही बात है। और ये बहुत तेज़ी से एक दूसरे में मिल जाते हैं क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा होता है और पार्टिकल्स दूर होते हैं, है ना, दूर होते हैं। तो दूर होने की वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होते हैं, तो वो तेज़ी से घूम रहे होते हैं, यहाँ वहाँ और तेज़ी से घूम रहे होते हैं, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ये 3 बात समझ में आई कि गैसेज एक दूसरे में तेज़ी से डिफ्यूज़ करते हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस होता है, और चूँकि पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस होता है तो उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और चूँकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो वो तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, और तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं तो उनके बीच में उनके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। ये सारी बातें कनेक्टेड ही है, एक ही है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं, ठीक। यही चीज़ यहाँ मिलेगा, ड्यू टू हाई स्पीड की वजह से ऑफ पार्टिकल्स के हाई स्पीड की वजह से, एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में लार्ज स्पेस, बड़ा जगह होने की वजह से, गैसेज दिखाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग, यानी डिफ्यूज़ करने का क्वालिटी, प्रॉपर्टी वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से, इनटू अदर गैसेज, दूसरे गैसेज में, ठीक है। ये बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, कि उनके पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, द पार्टिकल्स हिट ईच अदर्स एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर का दीवार होता है उसको बहुत तेज़ी से हिट करते हैं। उस सिलेंडर वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि बहुत तेज़ी से जो है सिलेंडर को जो है वो लोग प्रेस कर रहे होते हैं। द प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area of the walls of the container, ठीक। एक्सर्ट का मतलब होता है प्रेशर जो उस पर लगाना, तो यही बात हो रही है कि जो उस पर प्रेशर लगाता है पार्टिकल उसके कंटेनर के वॉल पर, तो कंटेनर का वॉल भी उस पर जो है ऑपोजिट प्रेशर लगा रहा होता है, फोर्स लगा रहा होता है। ये फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है, कि किसी भी एक्शन के ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा तीनों ही स्टेट के बारे में कि कैसे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और छूटा हुआ है, वो ये है, जैसे एक चीज़ यहाँ बताना भूल गए कि गैसेज डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, यानी उनका शेप फिक्स नहीं होता। जैसे आप उसी हवा को एक गोल बलून में भरोगे तो वो गोल बन जाएगा, इस तरह लंबे वाले बलून में भरोगे लंबा बन जाएगा, किसी चौड़े वाले में, किसी पॉलीथीन में भरोगे तो वो ऐसा शेप ले लेगा। तो इसका शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक, और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक। उसी गैस को हम इतने छोटे कंटेनर में भी डाल सकते हैं और बहुत बड़े कंटेनर में भी डाल सकते हैं, तो इसलिए इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं हुआ है, ठीक। और इनको जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उसे पूरी तरह से भर देते हैं। इस बात की याद रखना है कि गैसेज
को जिन कंटेनर में रखा जाता है उनको पूरी तरह से भर देते हैं। जैसे अगर आपके पास इतना छोटा कंटेनर है और आपने इसमें कुछ गैस रखा तो ये पूरा भर जाएगा। उसी गैस को अगर आपने इतने बड़े कंटेनर में रखा तो इसको ही पूरा भर देगा, ठीक है, क्योंकि इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ठीक। अच्छा, और ये फ्लूइड होते हैं, यानी ये भी बहने वाले होते हैं, ठीक, ये बहने वाले होते हैं। तो सॉलिड के बारे में आप याद रखिएगा कि सॉलिड रिजिड होता है, यानी शेप चेंज नहीं करता है, ठीक। और जो हमारा लिक्विड हो गया और हमारा गैस हो गया, ये फ्लूइड होते हैं, ध्यान रखना है इसको, FLUID फ्लूइड, ये फ्लूइड होते हैं, यानी कि ये शेप चेंज करने वाले होते हैं। सॉलिड रिजिड यानी शेप चेंज नहीं करेगा, और जो हमारे लिक्विड और गैस होते हैं वो शेप चेंज करने वाले होते हैं, मतलब कि वो फ्लूइड होते हैं। इजी, चलिए बाकी फिर से एक बार और देख लेंगे इनको। अब है अगला टॉपिक, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर का स्टेट कैसे चेंज होता है, यानी कि हम उनके स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, कैसे लिक्विड से गैस कैसे बना सकते हैं, या गैस से सॉलिड हो गया या गैस से लिक्विड हो गया, इस तरह का, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक में पढ़ना है हमें टेम्परेचर की वजह से उसका स्टेट कैसे चेंज होगा, ठीक। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक, इसका आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं वही चीज़, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं, तो उनको हम कनेक्ट करके यहाँ पर समझ सकते हैं। लिखा हुआ है और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर कोई सॉलिड है या कोई भी मैटर है किसी भी स्टेट में, अगर उसका हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उनके पार्टिकल्स और तेज़ी से मूव करने लगते हैं, और तेज़ी से मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जितना तेज़ी से मूव करेगा उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जितना स्लो होते जाएगा काइनेटिक एनर्जी उतने कमते जाएगी। तो हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कम करने के लिए टेम्परेचर कम करेंगे, या पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ाएंगे या कम करेंगे, ठीक है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में बढ़ने की वजह से द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड, यानी कि वो तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक। अब यहाँ पर मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि ये पार्टिकल है वो ऐसे 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 घूम करके यहाँ या फिर यहाँ घूम करके इसके, नहीं, ये वाइब्रेट होते हैं, यानी कि अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे टू एंड फ्रो करते हैं, ठीक। ऐसा ही मूवमेंट होता है पार्टिकल्स के बीच। ऐसा नहीं है कि जैसे ये मैटर है तो एक पार्टिकल यहाँ है, इसको अब काइनेटिक एनर्जी ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे यहाँ ऐसे घूम करके फिर यहाँ रुकेगा, थोड़ा देर यहाँ, ऐसा वाला मूवमेंट नहीं होता है। वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, यानी कि मीन पोजीशन पे आगे पीछे ये हैं तो ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहे होती है, ठीक। इसी को मूवमेंट आप कहते हैं। तो वो होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जब उनको ज़्यादा मिलती है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो वो ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना लगता है, यानी कि मूवमेंट आ जाता है उनके अंदर, ठीक। The energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving to more freely. ये बहुत अच्छी बात इसमें लिखी गई है कि देखिए होता क्या है कि जब हम उनको इतना हीट दे देते हैं तो वो एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाता है ना कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ठीक, वो ओवरकम हो जाता है। ओवरकम का मतलब होता है उससे पार पा लेना, उसको तोड़ देना, ठीक, पार पा लेना, उससे ऊपर उठ जाना। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि ये सॉलिड था, ठीक, और इसके पार्टिकल यहाँ और यहाँ थे, इतने नज़दीक थे। हमने इस पर टेम्परेचर दिया, मान लिया जाए कि 90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया, तो ये तेज़ी से मूव करने लगे, लेकिन अभी इतना तेज़ी से मूव नहीं कर रहे हैं कि ये फ्री हो जाए। मान लिया मैंने 30 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया, टेम्परेचर को 120 डिग्री सेल्सियस ले गया, तो अब क्या होगा, ये इतनी तेज़ी से मूव करेगा ना कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, और अब ये फ्रीली मूव करने लगेंगे, यहाँ मूव करने लगेंगे, मतलब इनमें और तेज़ी से वाइब्रेशन होने लगेगा, इनके पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अब पार्टिकल्स इतने दूर हो जाएंगे कि वो सॉलिड नहीं रह पाएंगे, वो लिक्विड बन जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर है कि किस तरह से हम टेम्परेचर को दे करके उसकी हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है कैसे, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर पड़ने लगता है, टूटने लगता है, और फिर क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच स्पेस बढ़ जाता है। स्पेस बढ़ गया यानी कि तेज़ी से वो मूव करने लगते हैं, तो उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और वो स्टेट चेंज कर जाते हैं, ठीक। आगे बात समझ में, द टेम्परेचर यही बात है यहाँ पर। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात बताई गई है, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट की बात बताइए कि मान लिया जाए उसी का एग्जांपल कि कोई एक सॉलिड है, ठीक, और इसमें हम टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, जैसे 95 डिग्री सेल्सियस हीट दिया, ये नहीं हुआ अभी तक इसमें कोई चेंज, लेकिन इसमें 30 डिग्री और बढ़ा दिया, 40 डिग्री और बढ़ा दिया, मान लिया 135 डिग्री, जैसे ही पहुंचा कि ये मेल्ट कर गया, इनकी पिघल गया, अब लिक्विड स्टेट में बन गया। तो इतने टेम्परेचर पर, जितने भी टेम्परेचर पर वो लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, उसी को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्ट मतलब एक तरह से पिघलना होता है,
है ना। मेल्ट मतलब पिघलना होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट पिघलने वाला पॉइंट, मतलब ऐसा टेम्परेचर, ऐसा पॉइंट जिस पर कोई चीज़ पिघल जाए, उसी को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, तो ऐसा टेम्परेचर जो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देता है, उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इतना टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और एक चीज़ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे अर्थ के सरफेस पर है, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। यानी कि स्टेट के चेंज में प्रेशर का भी जो है ना बहुत बड़ा रोल है। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला गया है क्योंकि वो कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वही काम ऐसे जगह पर करिएगा जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर जो हमारे सी होते हैं, समुद्र होते हैं, सीज, ओशंस, उनके जो सरफेस होते हैं, जैसे ये समुद्र है, ये बहुत बड़ा समुद्र है और ये उसका नीचे है बॉटम, तो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो अगर यही काम मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के तौर पर कि यहाँ पर हमको 135 डिग्री ज़रूरत पड़ा था इसको पिघलाने के लिए, अगर यही काम हम एक ऐसे जगह पर करेंगे जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि यहाँ पर सी के बॉटम में, ठीक, सी के बॉटम में यही काम करेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि हमको 135 डिग्री पे ही पिघलेगा, हो सकता है कि 80 डिग्री पर ही पिघल जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। ठीक, प्रेशर ज़्यादा है। एक चीज़ आप समझिए, एक तरह से बताने का मैं आपको ट्राई करता हूँ। प्रेशर का मतलब क्या होता है कि यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक, प्रेशर वही है, फोर्स कितना लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ समझने में। जैसे कि एक बॉल है और एक बॉल है, मैं इसको किसी ग्लू से चिपका दिया। ठीक है, किसी ग्लू से चिपका दिया। मान लीजिए कि ये पार्टिकल्स हैं, ये दो, इमेजिन आपको करना है। ठीक, और इनके बीच में ये जो ग्लू है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पकड़े हुए एक दूसरे को। ग्लू को अब अगर हमको हटाना है तो उसका एक तरीका है कि हम इसको आग से जला दें, ग्लू हट जाएगा, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये भी है ना कि इसको हम ऐसे खींच करके, प्रेशर लगा करके, फोर्स लगा करके हटा सकते हैं। ठीक, तो अगर हम सिर्फ हीट देंगे, सिर्फ हीट देंगे तो हो सकता है उसमें ज़्यादा टाइम लगे। अगर हम सिर्फ प्रेशर लगाएं तो हो सकता है उसमें ज़्यादा टाइम लगे। लेकिन अगर हम दोनों काम एक साथ करें, मतलब प्रेशर भी लगा रहे हैं, ऐसे खींच भी रहे हैं और नीचे से आग भी दे रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत जल्दी हट जाएगा बॉल एक दूसरे से, मतलब कि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी कम हो जाएगा। तो इसी तरह पार्टिकल में होता है, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमको उसको तोड़ना है या कमज़ोर करना है, तो वही दो तरीका है। या तो हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, इससे वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक, ये दूसरा है कि हम उन पर इतना ना फोर्स लगाएं, इतना ना प्रेशर लगाएं, ठीक, कि वो दूर हट जाए। तो यही दोनों काम अगर एक साथ होगा, दोनों काम एक साथ होगा, ठीक है, तो ये काम और जल्दी से होने लगेगा। यानी कि पिघलने वाला काम, लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड बनने वाला काम और तेज़ी से होगा। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हम प्रेशर को भी यूज़ करें और टेम्परेचर को भी बढ़ाएं तो ये काम जल्दी होगा। आगे बात समझ में? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए बोला गया है कि ये जो है, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि जो अर्थ के सरफेस और जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। और प्रेशर चेंज होने से टेम्परेचर भी चेंज होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया कि अगर अर्थ के सरफेस पे, यानी आपके रूम में अगर किसी लिक्विड को, किसी सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होगा, तो उसी चीज़ को लिक्विड बनाने के लिए अगर हम ओशन के बॉटम में जाएंगे, यानी समुद्र के नीचे जाएंगे, तल में, तो वहाँ पर चूँकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो हमारा कम में ही जो है वो लिक्विड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर भी लग रहा है। क्लियर है इतना बात? ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। I'll try to come up with some other examples and I hope it's actually clear. Move on to, we are moving ahead. चलिए, मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया। इसमें याद रखना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही हम बोलते हैं, या कोई भी कांस्टेंट प्रेशर होता है, ऐसा नहीं कि वेरी कर रहा हो या चेंज कर रहा हो। ठीक, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। बड़ी अच्छी बात है, इसको ध्यान में आपको रखना है। कह रहा है कि देखिए, किसी भी सॉलिड का एक मेल्टिंग पॉइंट है, किसी भी सॉलिड का, चाहे वो मार्कर हो, बोर्ड हो, चेयर हो, कोई भी चीज़ हो, या कोई लोहे की पिन हो, पिन हो, या फिर कुछ भी हो, कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, वो ये बताता है कि उसके पार्टिकल के बीच में कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये लिखा हुआ है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड, यानी किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट इज एन इंडिकेशन। ये इंडिकेट करता है, एक इंडिकेशन है, इंडिकेट करता है क्या? स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन इट्स पार्टिकल। उसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका क्या स्ट्रेंथ है, यही बताता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि अगर कोई, मान लिया जाए हमारे पास 5-7 सॉलिड है, अलग अलग सॉलिड है, ठीक है, अलग अलग सॉलिड है, इसको अच्छे समझिएगा। ठीक, ये रहा हमारा अलग अलग सॉलिड। मान लिया जाए कि ये 120 डिग्री सेल्सियस पर जो है
मेल्ट कर जाता है, ये 140 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करता है और ये 90 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करता है। तो हमको ये क्या बताता है, हमको ये बताता है कि इसके जो पार्टिकल हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हमको यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा देना पड़ा। ठीक, और इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, इसीलिए हमको बहुत कम टेम्परेचर देना पड़ा और इसीलिए हो गया। आगे बात समझ में? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इट्स टेकिंग एक्चुअली लॉन्ग टाइम टू गेट थ्रू ऑल द नोट्स। मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। चलिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन, ये केल्विन है के। ठीक, यानी कि जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन होता है। नीचे अभी हम देखेंगे केल्विन क्या होता है। ठीक, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। तो दो चीज़ याद रखना यहाँ पर कि मेल्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग फ्यूजन भी बोल सकते हैं, यानी उसी का नाम है, दूसरा नाम है एक्चुअली। मेल्टिंग यानी पिघल जाना, फ्यूजन मतलब पिघल जाना। ठीक, फ्यूजन, मेल्टिंग, फ्यूजन। ठीक, आगे चलते हैं। During the experiment of melting, the temperature of the system does not change after the melting point is reached till the ice melts. This happens even though we continue to अब देखिए, इसको मैं पढ़े कि क्या ही बताऊँ, मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पर जो एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है उसके हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें बताता क्या है कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग के टाइम, वही ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, यानी कि टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर नहीं चेंज होता है आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड, जब मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाता है। टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, दिस हैपन्स इवन दो। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, ये वाला, इसी वाला एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें बोल रहा है कि देखिए क्या करिएगा आप कि ये सब ले लीजिए, ये सारा चीज़, इसमें कुछ सॉलिड रख दीजिए। ठीक है, यानी कि बर्फ़ रख दीजिए। ठीक, और इसमें ये फिक्स कर दीजिए। ठीक है, इसको आप फिक्स कर दीजिए थर्मोमीटर को और टेम्परेचर देख लीजिए। ठीक, अब आपने इसमें आग देना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, अब मान लिया जाए कि 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। ठीक, अब ये पिघलना शुरू होगा। मान लेते हैं कि अभी टेम्परेचर यहाँ का कुछ भी है, जैसे कुछ भी, जैसे कि 85 डिग्री सेल्सियस अभी का टेम्परेचर यहाँ का। ठीक, इसके अंदर का चीज़ का। ठीक, और ये जो है 100 डिग्री पहुँच गया। अब ये पिघलना शुरू हुआ। अब हम नीचे से टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं। ठीक, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और ये चीज़ अब पिघलना शुरू कर गया। मतलब 100 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इस मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया है, ये अब पिघलना शुरू कर रहा है, पिघल रहा है। मान लिया कि हम इस पर टेम्परेचर और बढ़ाएं, 110 कर दिए, 120 कर दिए, अब 130 कर दिए, अब 135 कर दिए, तो यहाँ का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब ये अंदर का चीज़ पिघल रहा है और ये टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक, ये तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक ये पूरा मेल्ट कर ना जाए। ठीक है, ये तब तक मेल्ट ना कर जाए तब तक ये टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इसे कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप किसी चीज़ को, सॉलिड चीज़ को पिघलाना चाह रहे हैं। ठीक, आपने पिघलाने का प्रोसेस शुरू कर दिया, उसमें टेम्परेचर दे दिया। अब क्या है कि आप उसमें हीट दे रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया और जितना सिस्टम का टेम्परेचर अभी है, मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया। अब ये चीज़ पिघलना शुरू कर गया है, अभी अब और टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन अब यहाँ का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ये तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक पूरा चीज़ पिघल करके ख़त्म नहीं हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम टेम्परेचर देना शुरू किए, है ना, जब हम टेम्परेचर देना शुरू किए तो होता क्या है कि वो टेम्परेचर उसमें यूज़ हो जाता है। किसमें? उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको ख़त्म करने में। आगे बात समझ में? और इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। और फिर जब सारा चीज़ मेल्ट हो गया, सारा चीज़ पिघल गया, लिक्विड स्टेट बन गया, तो अब फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब उस टेम्परेचर को यूज करने के लिए वो पार्टिकल्स नहीं हैं जो उनको यूज करके अपने बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगी। ठीक, यही बात लिखा हुआ है। और ये जो हीट है जो बढ़ता नहीं है, ठीक, इसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यही बात हो गई। इसके बारे में जो है अगली क्लास में हम और बेहतर तरह से समझेंगे। एक्चुअली इनको अच्छे से समझाने में हर एक चीज़ को टाइम लगता है, इसीलिए वीडियो जो है हो सकता है कि और लंबी लगे, हो सकता है इस चैप्टर को ख़त्म करने में 3-4 वीडियो आ जाए। सो डोंट बी अफ्रेड कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। चीज़ों को अच्छे से समझना है तो वो टाइम देना ही पड़ेगा आपको। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने दोस्तों के साथ, आप इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट, गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।